में इंडिया 10th पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है और समझने में बेटा आसान भी है। आपको अगर इस चैप्टर पे कमांड करना है तो मैं दो चीज आपको बताऊंगा। एक, जितने भी इंसिडेंट है जैसे रॉलेट एक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सारे को पहले समझ लेना कि कौन सा आंदोलन या मूवमेंट कब हुआ था, कौन कौन शामिल हुए थे, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, और इसके होने से परिणाम या कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले। इतना इतना अगर हर चीज के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और इसमें गिने चुने टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है तो उसकी भी चिंता आपको नहीं करनी। देखिए, पहले नेशनलिज्म इन इंडिया या भारत में राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है या नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद का मतलब है कि अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की भावना। नेशनलिज्म का मतलब एक ऐसी फीलिंग जिसमें कंट्री के डेवलपमेंट या प्रोग्रेस के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने वाली जो भावना होती है उसी को नेशनलिज्म कहते हैं। और अगर हम लोग नॉर्मल जो कॉमन लैंग्वेज में कहें तो इसी को कहते हैं पैट्रियोटिज्म या देशभक्ति। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो देश था 1757 में, ठीक है, बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला का शासन था। सिराजुद्दौला नवाब, बंगाल के नवाब थे, मतलब कि बंगाल के राजा थे। उस समय अंग्रेजों ने वहां पर एक अपनी कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, और उसका जो गवर्नर था ना, हेड था, कमांडर था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ये बात है 1757 की, जब फर्स्ट बैटल ऑफ पलासी हुई थी। तो अंग्रेज अपनी मनमानी करते थे, वो सोचते थे कि सारे व्यापार का फायदा हम ही उठाएं, सब कुछ हम ही को मिले, ठीक है ना। और जो इंडियन है व्यापारी, उनको नुकसान होता था। राजा की बात मानते नहीं थे, नवाब की बात मानते नहीं थे, अपने ही मन की करते थे। तो नवाब सिराजुद्दौला ने इसको रोकने के लिए उनके खिलाफ युद्ध किया, एक दो जगह उन पे अटैक भी किया, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया। तो मिट्टी ढो रहा है, बताओ, है कुमार सानू बनेगा बैल कहीं का। गाना गाने में, मिट्टी ढोने में, मिट्टी ढोने में, ठीक है। देखिए यहां ध्यान दीजिए। तो नवाब सिराजुद्दौला के जो साले साहब थे, मतलब कि उनके जो मैंने वाइफ के जो भाई थे, उसका नाम था मीर जाफर। क्लाइव ने क्या किया कि मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया, ठीक है, और उसको कहा कि अगर सिराजुद्दौला को हराने में तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुमको बंगाल का नवाब बना दूंगा, ठीक है। मीर जाफर इसका साला तो था ही, और साथ ही साथ और क्या था, इसका सेनापति भी था, आर्मी का कमांडर भी था। अब युद्ध हुआ पलासी के मैदान में, वहां पे मीर जाफर गया, उसने कुछ किया ही नहीं। ऐसे ही एक छोटा सा आम का बागीचा था, समझ रहे हैं ना, उसी में युद्ध हुआ। उसमें 200-300 आदमी मर गए नवाब सिराजुद्दौला के तरफ से, और उसमें से 2-4 आदमी मरे होंगे, और इस तरह से युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया और नवाब सिराजुद्दौला को जान से मार दिया गया। और ये 1757 में जो बैटल ऑफ पलासी थी, पलासी का युद्ध जो जीता अंग्रेजों ने, उस समय से भारत में अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद बैटल पे बैटल होते गए, लड़ाइयां लड़ी गई, और एक एक करके भारत का पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में। 1820 में, 1820 में सिंध और पंजाब का इलाका जैसे ही भारत ने, अंग्रेजों ने जीत लिया, तो माना गया कि भारत का सारा हिस्सा अंग्रेजों के हिस्से में आ गया। 1900 पहले भारत का की जो राजधानी थी कोलकाता को बनाया गया था, उसमें कैलकाटा कहा जाता था उसको, ठीक। तो 1912 में, 11 और 12 में इसी तरह से राजधानी या जो कैपिटल थी पूरे भारत की, ब्रिटिश इंडिया की, कोलकाता से लेकर के कहां पहुंचा दी गई, दिल्ली। दिल्ली को भारत की राजधानी 1912 में बनाया गया। यहाँ पे जो राष्ट्रपति भवन दिख रहा है, उसको उस समय
वायसराय लॉज कहा जाता था। वायसराय 1857 की युद्ध के बाद 1857 की क्रांति पढ़ी थी ना आप लोगों ने, पहले 7th 8th 9th तो पढ़ी होगी। 1857 की क्रांति याद है ना, द सिपाही म्यूटिनी 1857 वाला। अच्छा, बिल्कुल नीलबट्टा सन्नाटा है आप लोगों का, चलिए कोई बात नहीं। तो उस समय तक भारत के जो हेड होते थे, अंग्रेज के जो सारी सेना के हेड होते थे, उनको गवर्नर जनरल कहा जाता था। लेकिन जैसे ही 1857 की क्रांति खत्म हुई और 1858 आया, तो भारत का पूरा शासन ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, कमर्शियल कंपनी थी, उससे लेकर के डायरेक्ट अंग्रेज की रानी जो महारानी विक्टोरिया थी, उसने अपने हाथ में ले लिया। और उसका जो हेड होता था गवर्नर जनरल, उसको अब वायसराय कहा जाता था। तो उसी वायसराय के रहने के लिए दिल्ली में जो ये आपको राष्ट्रपति भवन दिख रहा है ना, इसको वायसराय हाउस कहा जाता था। और अंग्रेजों ने ही ये राष्ट्रपति भवन बनवाया था, भारत की सरकार ने ढेला भी नहीं बनवाया। पार्लियामेंट देख रहे हैं, हमारी जो संसद है बेटा, इसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली उस जमाने में कहा जाता था। अंग्रेजों ने ही ये पार्लियामेंट भी बनवाया था। समझ रहे हैं? भारत सरकार ने केवल बेवकूफ बनाया हमको और आपको। आगे देखिए। तो देखिए, पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड खिलाफत और असहयोग, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन एंड डिसओबीडियंस। खिलाफत मतलब बेटा कि डिसओबीडियंस, और असहयोग मतलब कि नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। 1918 1990 तक, 4 सालों तक चला था। उस दौरान भारत में भारत की आजादी को लेकर के, इंडिया के इंडिपेंडेंस को लेकर के क्या क्या मूवमेंट हुआ, क्या क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो भारत में इस विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? आपको पता है बेटा कि हमारा जो देश था उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। तो अंग्रेज अगर विश्व युद्ध में, इंग्लैंड तो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था, तो इंग्लैंड के साथ साथ इंग्लैंड के जितने भी उपनिवेश या कॉलोनी थी वो भी प्रभावित हुई, इसके दायरे में आए। अंधेरा है बेटे, ये ले ले, मोबाइल ले ले। हाँ ले जा, ठीक है। तो हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध में, आपको पता है, मैं आपको बताऊं, 11th क्लास की हिस्ट्री जैसे आपकी दीदी को पढ़ाया था, तुम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रिटेन या इंग्लैंड एक ऐसा देश है ना जहां पर कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ना तो कोई खनिज या मिनरल मिलता है, और ना ही कोई भी खेती बाड़ी का काम अधिक होता है। वहां पर बेटा एक ही फसल होती है, अब तो ज्यादा होती होगी, लेकिन पहले से एक ही फसल होती थी, आलू, पोटैटो, और कुछ भी नहीं होता था। या तो पोटैटो खाओ और नहीं तो जानवरों को खाओ। ये इतना बर्बर इलाका था। कुछ राइस वीट का कोई मतलब ही नहीं बेटे जी। हाँ बिल्कुल, हाँ मीट सस्ते होते हैं वेजिटेबल से। अगर आप वहां पर यूरोप में कोई भी अगर पंपकिन खरीदते हो तो 100 या $150 देने पड़ेंगे, या पाउंड। और वही मीट खरीदते हो तो ले लो, हॉट डॉग खा लो, सुअर नहीं तो गाय की है ना, एक वो जो मांस का टुकड़ा होगा ना, पीस, उसको रोस्ट करके डाल देंगे, डबल रोटी में दबाया, खींच 2 मीटर, ठीक है ना। देखिए, तो 1913 से 18, जैसे मैंने बताया था कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। भारत में चीजों की कीमतें बढ़ने लगी, खाने पीने की चीजें या जो भी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें थी, क्योंकि यहां से चीजों को लेकर के वहां पर इंग्लैंड भेज दिया जाता था। हम लोग तो गुलाम थे, कुछ कर नहीं सकते थे। दूसरी बात, भारत में जबरदस्ती लोगों की सेना में भर्ती कराई जाने लगी, ताकि यहां से सेना भर्ती करके युद्ध में आगे इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए भेजा जा सके। तो यहां पर 2 चीज मिले आपको, एक तो जबरन भर्ती, जबरदस्ती, है ना, फोर्स रिक्वायरमेंट, ये सब हुआ। तो इस कारण से भारत के लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ जो एक गुस्सा था या जो एंगर था वो भड़का।
ज्यादा से ज्यादा तेज बढ़ने लगा, लोगों के मन में गुस्सा था। अभी वो गुस्सा बाहर आया नहीं था, लेकिन लोग अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानते थे। उसके बाद देखिए अगला कॉन्सेप्ट है सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी, ठीक है ना, अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी थे जो कि साउथ अफ्रीका में या दक्षिण, बेटा क्यों बुक देख रही है, बंद कर दें खराब हो जाएगी, साउथ अफ्रीका में रहते थे। तो उनका केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी गुजरात से साउथ अफ्रीका गए, और आप लोग को पता है उनके पास कितना अत्याचार हुआ, ट्रेन के डब्बे से फेंक दिया गया था। और वहां पर जब देखा उन्होंने कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, एक बैरिस्टर हूं, जिसको मने की बहुत बड़ी बात थी, उसके साथ इतना भेदभाव और ऐसा व्यवहार, तो आम जनता के साथ तो बड़ा ही बुरा व्यवहार होता होगा। तो उन्होंने वहीं पर रुके, 1915 तक लड़ाइयां लड़ी और बहुत सारी चीजों में वहां के इंडियन या जो भी ब्लैक लोग थे उनको हक भी दिलाया उनका, ठीक है। लेकिन 1915 में महात्मा गांधी, भारत के एक बहुत बड़े नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले, कभी नाम सुना हो? उनको महात्मा गांधी का पॉलिटिकल मास्टर माना जाता है, राजनीतिक गुरु। उन्होंने ही राजनीति सिखाई थी महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी खुद भी कहते थे कि गोपाल कृष्ण गोखले ही हमारे राजनीतिक गुरु। साउथ अफ्रीका गए थे गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी को ये समझाने के लिए कि आप यहाँ लड़ाइयां लड़ रहे हो दूसरे देश में, जबकि आपका खुद देश अंग्रेजों से कितनी प्रताड़ना सह रहा है, कितना ज्यादा हम लोग एक्सप्लॉइटेशन और अत्याचार सह रहे हैं। तो आपको आना चाहिए, देश से लौटना चाहिए और वहां पे लड़ाई लड़नी चाहिए, और वहां पे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ो और हमें मुक्ति दिलाओ, हमारी मदद करो आजादी की लड़ाई में। तो 1915 में जब महात्मा गांधी भारत लौटते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले उनको ये बोलते हैं कि आप सबसे पहले 1 साल तक पूरे भारत का दौरा करो, विजिट करो और देखो कि क्या समस्याएं हैं, एक रिपोर्ट बनाओ खुद के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से आपको काम करना है। तो महात्मा गांधी ने यह दौरा स्टार्ट किया। अब देखिए क्या होता है। गर्मी मुझे नहीं लगती, व्हाट कैन वी डू यार, समझ मजबूरी है थोड़ी मेरी। आप यहाँ बैठ जाओ, उधर से ऊपर से बहुत अच्छी हवा आ रही है यहाँ, इस सच में मजा है, हवा लगेगा। चलो देखो, तो महात्मा गांधी इस तरह का भ्रमण कर ही रहे थे। पूर्वी चंपारण या ईस्ट चंपारण बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, जहां 8 क्लास से लेकर के 8, 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर मेरे वही एजुकेशन हुई थी, क्योंकि मेरे फादर वहां पे तहसीलदार अपॉइंटेड थे, तो मेरे को बहुत अच्छी तरह से उस जगह के बारे में पता। वहां पर क्या था कि अंग्रेज लोग जो होते थे, या अंग्रेज के जब बागान मालिक होते थे, बड़े बड़े फार्म के मालिक जो होते थे, वहां के किसानों से जबरदस्ती इंडिगो या नील की खेती कराते थे, ठीक है। वहां पे बेटा 3 कठिया सिस्टम एक इंट्रोड्यूस हुआ था। 3 कठिया सिस्टम क्या था? हमारे बिहार में जो 1 बीघा जमीन होता है ना, 20 टुकड़ों में बटा होता है, और एक टुकड़े को 1 कट्ठा कहते हैं, समझ रहे हैं? तो जिस भी आदमी के पास चाहे जितनी भी जमीन होगी, तो 1 बीघे में से 3 जो कट्ठा होगा ना, 3 टुकड़े जो होंगे, 17 टुकड़ों पे वो जो चाहे खेती कर सकता है, लेकिन 3 टुकड़े पे उसको नील की खेती करनी ही पड़ेगी, ऐसा कानून था। समझ रहे हैं बात को? तो वहां के मोतिहारी, मतलब पूर्वी चंपारण का जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, हेडक्वार्टर, मुख्यालय जो है, वहां से एक किसान और स्कूल टीचर भी थे, रामचंद्र शुक्ल, 30 जनवरी 1948, आजादी के 1 साल बाद। तो हुआ क्या, रामचंद्र शुक्ल को पता चला महात्मा गांधी अभी दौरे पे निकले हुए और कलकत्ता आए हुए, समझ रहे ना, सॉरी लखनऊ में थे उस समय महात्मा गांधी, आपके महात्मा गांधी से जय। महात्मा गांधी तो यार चीज ही ऐसे थे, क्या कर। देखिए, तो हुआ क्या कि उनसे मिलने के लिए रामचंद्र शुक्ल गए लखनऊ और बताया, उनको कन्विंस किया कि आपको हमारे इलाके में आना चाहिए, हम लोगों पे बहुत अत्याचार हो रहा है, आप वहां का दौरा करिए और हम लोगों के लिए लड़ाई लड़िए, कुछ ना कुछ मदद करिए। तो महात्मा गांधी बोले कि देखो, अभी तो हम भारत के भ्रमण पे हैं, अभी हम कोई आंदोलन कर नहीं सकते, लेकिन कुछ दिनों के बाद में कलकत्ता आने वाला, ठीक है, तो कलकत्ता आओ और मेरे से मिलो आप, ठीक है ना,
और वहीं से आपके साथ हो जाएंगे और आपकी जगह का भी, बिहार का भी दौरा करेंगे। तो कलकत्ता, रामचंद्र शुक्ल कलकत्ता महात्मा गांधी के पहुंचने से पहले पहुंचे हुए थे। जैसे आए सारा वहां पे कलकत्ता में कांग्रेस का जो अधिवेशन था या जो भी कॉन्फ्रेंस था, जब खत्म हो गया तो महात्मा गांधी से मिले और याद दिलाया कि आपको मेरे साथ चलना है। तो महात्मा गांधी उनके साथ चलते हैं और बिहार के बहुत सारे लीडर्स थे, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुना होगा, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, ठीक है, और बहुत सारे लीडर थे। तो उनसे मिलते हैं और वहां पे चंपारण के गांव गांव का दौरा करते हैं। चंपारण के गांव का जब दौरा करते हैं तो पता चलता है कि सच में ये समस्या बहुत गंभीर है। वहां पे जैसे ही चंपारण में जाते हैं तो वहां का जो कमिश्नर होता है इनको एंटर करने से मना कर देता है कि भाई तुम्हें नहीं आना, ठीक है ना, तुमको यहाँ से बाहर जाना चाहिए। तो फिर सरकार कहते हैं या तो मुझे अरेस्ट करो और नहीं तो मुकदमा, तो सरकार अरेस्ट कर लेती है उनको। पूरे किसान फिर विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। तो अंतिम में हार करके वहां के गवर्नर को इनको छोड़ना पड़ता है और एक कमिटी बनानी पड़ती है, ठीक है ना, चंपारण कमिटी कहते हैं उसको, बनानी पड़ती है, जिससे महात्मा गांधी भी शामिल होते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि अंग्रेजों को इनकी बात माननी पड़ती है और वहां पर से ये जो तीन कठिया सिस्टम में खत्म हो जाता है। तो महात्मा गांधी ने 1917 में 1917 में सबसे पहले चंपारण में सत्याग्रह किया था। तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, जिसमें अपने आग्रह के द्वारा या अहिंसा के द्वारा उन्होंने अंग्रेजों को झुकाया और अपनी बात मनवाई और वहां के किसानों को मुक्ति दिलाई। एक बात और, इंडिगो एक डाई होता है, नील, जो हम उजाला नील यूज नहीं करते, सफेद कपड़ों में डालते हैं, उसी को इंडिगो कहते हैं। उससे उस जमाने में कपड़े की रंगाई की जाती थी, अलग अलग कलर के कपड़े बनाए जाते हैं ना, तो उसमें इंडिगो की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जर्मनी में एक आर्टिफिशियल, मतलब कि खुद से केमिकल वाला कुछ डाई बन गया, जिससे कि इंडिगो की मांग ही, डिमांड ही खत्म होगी। तो अंग्रेजों ने बोला भाई एक तो ये इतना हो हल्ला मचा रहे हैं महात्मा गांधी और उनके समर्थक, और हमको अब जरूरत है नहीं इंडिगो की, तो इस कलेश को काटो और जो कहते हैं मान करके रफा दफा करो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इस तरह से चंपारण सत्याग्रह में दोनों चीज काम आता है, एक महात्मा गांधी की अहिंसा की ताकत और दूसरी अंग्रेजों की खुद ही नील का दूसरा विकल्प या इंडिगो का एक सब्स्टिट्यूट उनको पहले मिल गया था। इस कारण से ये सत्याग्रह खत्म होता है। समझ में आया आपको? समझ में आया? अच्छा, अब सत्याग्रह के ऊपर महात्मा गांधी के क्या विचार थे ये देखिए। देखो, महात्मा गांधी कहते हैं कि सत्याग्रह का मतलब है कि सत्य के लिए आग्रह करना या प्रार्थना करना। कहने का मतलब है कि हमको अगर कोई चीज सच है, सच्चाई के लिए, सत्य के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें निर्भय होना चाहिए, हमारे अंदर बहादुरी या ब्रेवरी होनी चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ अहिंसा का पालन करना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। अब बेटा दूसरा है रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में बना था। अब इसके बारे में सुनो। रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट या काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है। रॉलेट एक अंग्रेज ऑफिसर थे, उन्होंने कानून बनाया था कि शक के आधार पर, कि किसी पर शक हो कि क्रांतिकारी है या आतंकवादी, वो लोग कहते थे, जो हम इनको क्रांतिकारी कहते हैं, मतलब ऐसे लोग जो बंदूक या हथियार उठा के अंग्रेजों को मार देते थे भारत को आजाद कराने के लिए, तो वैसे क्रांतिकारियों को अगर शक हो जाए कोई क्रांतिकारी है तो उसको बिना मुकदमे के पकड़ करके, ठीक है, जेल में रखा जा सकता है, और उससे पूछताछ की जा सकती है। 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है। टॉर्चर करेंगे बिल्कुल। तो इस कानून को ब्लैक कानून कहा गया, इसका सब लोग विरोध करते थे, ठीक है। हुआ क्या कि इसके खिलाफ महात्मा गांधी सोच रहे थे कि इस कानून के खिलाफ वो आंदोलन, इस पे बैठ जाए बेटा, नहीं सुने पड़ रहा है तो आजा। महात्मा गांधी इसके खिलाफ अहिंसक आंदोलन करना चाहते थे कि एक सत्याग्रह किया जाए और रॉलेट एक्ट को समाप्त किया जाए। समझ रहे? हुआ क्या, ये बात चल ही रही थी तब तक 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्वक जुलूस पर गोली चला दी और इसके बाद बैंकों में, डाकखानों में, रेलवे स्टेशनों पर हमले होने।
अभी बेटा आप लोग के पास 10 मिनट है, ठीक है। इसके बाद मार्शल लॉ लगा दिया गया। देखिए हुआ क्या, मैं आपको क्लियर, शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था अमृतसर की सड़कों पर, तो पुलिस ने उस आंदोलनकारियों को, जो कि अहिंसक थे, नॉन वायलेंट थे, कोई भी हिंसा नहीं कर रहे थे, इस पे गोली चला दी। तो इसके विरोध में जनता है ना उग्र हो गई। रेलवे स्टेशन, डाक खाने, पुलिस सबके आग लगाने लगे, लूट मचाने लगे, मारने लगे। तो मजबूरी में अंग्रेजों को क्या करना पड़ा, मार्शल लॉ लगाना पड़ा। मार्शल लॉ का मतलब होता है सेना का कानून, सेना का शासन। उस इलाके में अब आर्मी, जो वहां का आर्मी कमांडर था वो था जनरल डायर। उसने बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को क्या किया कि जालियांवाला बाग, अमृतसर के बीचों बीच में एक छोटा सा बागीचा है, वहां पर डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, दो बहुत बड़े नेता थे पंजाब के, तो उनको अरेस्ट किया गया था। तो उसके विरोध के लिए सब लोग शांतिपूर्वक एक मीटिंग बिठा गए थे, वहां पे सब लोग आए थे। और जनरल डायर ने क्या किया कि पूरे उसकी जो बाउंड्री पे सेना के लोगों को खड़ा कर दिया और तब तक गोलियां चलाई जब तक कि उनकी गोलियां खत्म नहीं हुई। इसी को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919, 1919 याद रखिएगा। इसके विरोध में पूरे देश में आंदोलन होने लगे, पूरा देश आग बबूला हो गया। बोलिए क्या बेटा? हाँ, जालियांवाला बाग जो है ना अमृतसर में, तो वहां पर पूरे की पूरी बाउंड्री थी चारों तरफ से, तो चारों तरफ से आर्मी ने घेर लिया उस बागीचे को, और जितने भी लोग थे सब पे तब तक गोलियां चलाई। जनरल डायर ने फायर अंदर, वो लोग बाउंड्री के अंदर तो लोग थे सारे, जो जनता थी, आम पब्लिक थी, पूरी भीड़ थी, जो लोग जुलूस में आए थे मीटिंग में शामिल होने, और उनपे गोलियां चलाई गई, तो बहुत सारे भारत के लोग मारे। इसी को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया, और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए भाई। इस बात को, और क्या हुआ इसके बाद, पूरे बहुत दिनों तक, ठीक है ना, बहुत दिनों तक अमृतसर में मार्शल लॉ लगाए रखा गया। मार्शल लॉ नहीं बेटे, क्यों तुम क्यों टेस्ट लेंगे, पागल है हम? मतलब ये वो बच्चा है ना जो मेरे सुबह से शाम तक है ना 10 बार याद दिलाता है, सर जी ये टेस्ट है ना, सर जी है ना, तो सर जी को ना भी टेस्ट देना तो एक टेस्ट बना ही देते। देखिए, तो वहां पर बेटा मार्शल लॉ लगाया गया और जनता पे बहुत ज्यादा अत्याचार हुए। अगर आपको सड़कों पर चलना है, कोई अंग्रेज दिख गया तो घुटनों के बल रेंग के चलना होता था। अगर कोई पकड़े गए किसी कानून को तोड़ते हुए या कहीं अंदर बाहर जाते हुए, तो आपको क्या कहते हैं, उठक बैठक कराई जाएगी, नाक जमीन पर रगड़वाई जाएगी, थूक चटवाई जाएगी। ऐसे अत्याचार किए जा रहे थे, और मैंने तो कम ही बोला है, मैं बता नहीं सकता क्या क्या किया जाता है, ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की खबर जब मिली, पूरे हिंदुस्तान में आग की तरफ फैल गई, पूरे देश आग बबूला हो गया। जितने भी नेता थे, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी जी, सब लोग ने सोचा भाई इसके खिलाफ तो बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए। महात्मा गांधी प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सैनिक जब लड़ रहे थे, घायल हो रहे थे, तो ये वॉलेंटियर के रूप में या स्वयं सेवक के रूप में जाके मरहम पट्टी करते थे। तो इसके लिए अंग्रेज सरकार ने इनको केसरे हिंद की उपाधि दी थी, वो उपाधि इन्होंने लौटा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में लिटरेचर के लिए, जो गीतांजलि उनकी पुस्तक थी, उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, वो नोबेल प्राइज लौटा दिया, और हर जगह अहिंसक आंदोलन होने लगे। महात्मा गांधी को यह अधिकार दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, अब जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे आप आंदोलन कर सकते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। तो प्रथम विश्व युद्ध में एक चीज और हुई, ये तो जालियांवाला बाग मैंने बता दिया। तो महात्मा गांधी तैयार थे, पूरा देश तैयार था आंदोलन करने के लिए। और दूसरा चीज क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का नाम सुना होगा, टर्की का, एक यूरोप का एक देश है, यूरोप और एशिया दोनों में है वो फैला हुआ। तो वहां का जो खलीफा होता था ना, उसको पूरे दुनिया के मुसलमान लोग अपना भगवान मानते थे, धर्मगुरु मानते थे, ठीक है। तो जब अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध जीता, तो उस खलीफा को उसकी गद्दी से हटा दिया और उसको कैद कर दिया, या मान लो कि उसके सारे राजपाट छीन लिए। तो सारे दुनिया के मुसलमान सोचते थे कि भाई ये हमारा भी अपमान है, हमारे, मान लो हमारे भगवान के साथ कोई कुछ करे, गुरु महाराज के साथ, तो हमको बुरा नहीं लगेगा, हम चाहेंगे ना कि उससे बदला लें।
तो इंडिया दुनिया के सभी देशों के मुसलमानों के साथ साथ भारत के भी जो मुसलमान वर्ग के लोग थे वो भी सोच रहे थे कि अंग्रेजों से इस बात का तो बदला लिया जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे अली ब्रदर्स, अली बंधु थे, दो अली नाम के सरनेम था, दो लोग थे, वो मुसलमानों के नेता थे, बहुत बड़े नेता। उन्होंने कहा कि हम लोग खिलाफत आंदोलन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट, कि अंग्रेज जो भी करेंगे हम लोग उसके खिलाफ रहेंगे। महात्मा गांधी ने सोचा ये अच्छा मौका है, मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ है ही, और हम लोग एक आंदोलन, असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। हेलो, अच्छा, हर से बाहर निकलना बेटे, आपके मामा जी आए हुए हैं, देखना जरा एक बार, मम्मी बोल रही है। भेज रहा हूँ जी। आप लोग बैग पैक करो बेटा, आप छुट्टी कर रहे हैं, कल कर देना टेस्ट, ठीक है? हाँ, टेस्ट पेपर यहाँ रख दो आप लोग। ठीक है जी, बोल दिया भाई, ठीक है बेटा। तो देख लो बेटा मामा कहाँ है, मेरे पास। ठीक है बेटा, ओके।